नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें ग्वालियर से सनसनीखेज खबर के साथ, जहां घर में एक साथ 3 लोगों की फांसी के फंदे पर लटकी लाश पाई गई है। पति, पत्नी और बेटे तीनों की ही सामूहिक आत्महत्या की आशंका है। शव फंदे पर लटका पाया गया है। सिरौल थाने के होरावली की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी वारदात जिसे लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। पति, पत्नी और बेटा फांसी के फंदे पर झूलते हुए पाए गए। इनके शव किस बारे में ये पूरी घटना है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण क्या रहा ये अभी भी जांच का विषय। पुलिस मौके पर पहुंची है, परिजनों से पूछताछ का प्रयास। अक्सर आर्थिक तंगी, अवसाद के चलते ऐसा होता है, लेकिन इस बड़ी घटना के पीछे क्या वजह रही पता कर रही है पुलिस। सिरौल थाने के होरावली की पूरी घटना, सामूहिक आत्महत्या की पूरी आशंका है। सीधे आपको ले चलेंगे ग्वालियर से कि सुशील कौशिक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुशील, अभी तक किसी प्रकार की कोई संभावना, कुछ कहा गया है क्या पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही एसपी राजेश सिंह चंदेल ने इस मामले में अपना पक्ष बताया है और उसके मुताबिक यही सामने आया है कि ये जो 40 साल का जितेंद्र झा है, 48 साल के ये ठेकेदार हैं और उसके अलावा उनकी पत्नी त्रिवेणी झा जिनकी उम्र करीब 40 साल है, ये भी एक स्कूल में प्रिंसिपल बताई जा रही है, और 17 साल का जो बेटा है अचल झा, ये तीनों ही फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले हैं और 2 दिन से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने जब इनके घर की कमरे की तलाशी ली तो उसमें एक रजिस्टर्ड के पन्ने पे छोटा सा नोट्स मिला है, जो कथित नोट बताया पुलिस ने। उसमें ये लिखा गया है जितेंद्र झा की तरफ से कि बेटे ने फांसी लगाई है और उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, वजह वगैरह भी उसमें लिखी गई है, और उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई है। तो अब एसपी की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें यही है कि ये आशंका है कि पहले जो बेटा है अचल, उसने फांसी लगाई और उसके बाद कोई घटना ऐसी हुई है, उसके बाद ये फिर दोनों की जो है मौत हुई है। अब इसमें क्या जो जितेंद्र झा है उन्होंने अपनी पत्नी को फांसी पर लटकाया या फिर ये दोनों झगड़े के बाद फांसी पर झूल गए हैं, ये सब जो है अब जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन परिजनों से या पड़ोसियों से बातचीत हो पाई है क्या सुशील? आर्थिक तंगी जैसी कोई बात है क्या? देखिए, आर्थिक तंगी की तो कोई बात इसमें नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि जो मृतक है जितेंद्र झा, वो खुद ठेकेदार है, इसके अलावा उनकी पत्नी एक स्कूल में अच्छी खासी वेतन पर प्रिंसिपल बताई जा रही है। इसके अलावा जो बेटा था 17 साल का, तो बेटे के साथ ही कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसमें ये आशंका है कि बेटे ने फांसी लगाई, उसके बाद ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है। जो चचेरा भाई है जितेंद्र का, वो पहुँचे मौके पर, उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई आर्थिक तंगी या परेशानी की बात तो नज़र नहीं आ रही है प्रारंभिक तौर पर, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है छोटा सा रजिस्टर के पन्ने पर लिखा हुआ, उसमें पुलिस जांच कर रही है। और अब पुलिस जो है इनके जो परिचित है, जितेंद्र झा जो ठेकेदार थे उनके परिचित, और त्रिवेणी झा जो उनकी पत्नी थी प्रिंसिपल है, इनके परिचितों का, साथ ही जो बेटा है 17 साल का अचल झा, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट, इसके साथ ही उनके जो जानने वाले लोग हैं उनके साथ पूछताछ होगी और उसके बाद ये बता भी रहे हैं सुशील के कुछ लोगों के नाम भी मेंशन्ड पाए गए हैं। अब देखने वाली बात के इन नामों से जुड़ी कोई गुत्थी सामने आती है क्या? बहुत शुक्रिया आपका सुशील, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम ग्वालियर का निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला, आर्थिक तंगी जैसी कोई बात नहीं, लेकिन आपसी विवाद जरूर हो सकता है। लूटपाट की जगह नहीं दिख रही है। एक सुसाइड नोट मिला है जो लड़के की कॉपी का एक पन्ना है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बेटे ने फांसी लगा ली है। उसका एक जिम्मेदार किसी को बताया इन्होंने और कार्रवाई करने की बात लिखी है। और इसके अलावा हम लोग अभी पूरा इसको एफएसएल से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए, यानी कि जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते हुए छतरपुर का जिक्र करेंगे। रेप के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी के अवैध मकान को ध्वस्त किया गया है। 5 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप इस व्यक्ति पर। पुलिस और प्रशासन की टीम जो यहां पर इस अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंची है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्रवाई के हम आपको दिखा रहे हैं। दंडनीय अपराध, बहुत ही शर्मनाक आरोप इस व्यक्ति पर। 5 साल की बच्ची से रेप हुआ। एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला बुलडोजर सहित यहां पर पहुंचा कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब बात जबलपुर की खबर की करेंगे, जहां मेडिकल कैंपस में बमबाजी हुई है। बमबाजी के साथ कैंपस में गोली भी चली। बमबाजी और गोलीबारी से कैंपस में दहशत का माहौल फिलहाल। साइकिल स्टैंड में काम करने वाला युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। 2 बदमाशों को गार्ड
और लोगों ने जैसे तैसे पकड़ा। आरोपियों के पास से जिंदा बम बरामद किया गया है। रायपुर निवासी युवक की हत्या करने के लिए बदमाश यहां पर पहुंचे थे। हो सकता है कि पहले कोई विवाद रहा और उसी के चलते ये बड़ा घटनाक्रम गढ़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल सनसनी फैली हुई, पुलिस बल की तैनाती आसपास के क्षेत्रों में, जिससे स्थिति नियंत्रण में रहे। जबलपुर की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें घटनास्थल की उसी दौरान की, जब दो बदमाश यहां पर पहुंचे। जिंदा बम इनके हवाले से जब्त किए गए हैं। पुलिस को पूरी सूचना दी गई है। तलाशा जा रहा है उस कारण को भी, इसके चलते किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए यहां पर पहुंचे थे दोनों बदमाश। और अब इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, जहां देर रात पब में विवाद हुआ है। विवाद के बाद दो पक्षों में तोड़फोड़ हुई। जन्मदिन की पार्टी में धक्का मुक्की पर विवाद को लेकर सूचना। सीसीटीवी फुटेज की जांच पुलिस कर रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला है। इंदौर से एक और ऐसा मामला जिसमें देर रात विवाद को लेकर सूचना सामने आई हो। पब में हंगामा हुआ, दो पक्षों में मारपीट हो गई, तोड़फोड़ भी की है। जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक से ये पार्टी विवाद में तब्दील हुई। लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे के लगभग जब पब बंद हो रहा था तो एक डायल 100 में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो गया है, जिसको लेकर तत्काल यहाँ पे विजयनगर की मोबाइल और FIR भी आ गई थी। इसमें दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा था, तो उन दोनों को अलग करवाया गया। एक पक्ष जिसको रिपोर्ट करानी थी वो थाने में जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा रहा है। सर कौन थे ये दो पक्ष जो आपस में जुड़े हैं? अभी तक जो जानकारी समझ में आई है वो ये पता चली है कि एक पक्ष नॉर्मल सिविलियंस हैं जो यहाँ पे बर्थडे पार्टी के लिए आए थे, फैमिली पार्टी के लिए, और दूसरे पक्ष जो थे वो कथित रूप से अपने आप को आर्मी के बता रहे थे, मगर अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं। और अब बात करेंगे ग्वालियर जिले की खबर की, जहां बाल संप्रेक्षण गृह से नाबालिगों के फरार होने का मामला सामने आया था। एक आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ इंदौर में पाया गया, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। और दूसरा नाबालिग व्यक्ति जो आरोपी माना गया इस पूरे मामले में, पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया है। होटल पर फायरिंग के बाद आरोपी फरार हुए। उसके बाद 16 जनवरी की रात होटल बदाबन में फायरिंग को लेकर सूचना सामने आई थी। छात्र हत्याकांड के 3 आरोपी सहित 4 नाबालिग फरार अभी भी हैं। अभी तक पता नहीं लगा पाई है पुलिस ये तमाम जो नाबालिग आरोपी हैं उनकी लोकेशन क्या है। वहाँ से गायब होना पाए गए थे, तो उनके परिजनों को भी सूचित किया गया था कि जैसे ही अगर वो संपर्क में आते हैं तो उनको तत्काल बाल संप्रेक्षण गृह केंद्र भिजवाएं। और उनकी तलाश के लिए भी अलग अलग पार्टियां बना दी गई हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वापस हो जाए। एक बच्चा जो है कंपू क्षेत्र का था, उसने अपने परिजनों से संपर्क करा तो परिजनों ने समझाइश दी। समझाइश पर से वो स्वयं ही लौट के आ गया। बाकी बच्चों को भी जल्दी से जल्दी वापस बाल संप्रेक्षण केंद्र पर लाया जाए। और अब जिक्र करेंगे इंदौर जिले का, जहां अवैध शराब तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस को खूब भागदौड़ करनी पड़ी है। पुलिस और तस्करों के बीच खूब कार रेसिंग भी हुई। पुलिस ने 1.5 किलोमीटर पीछा कर अवैध शराब और तस्कर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भागते समय कार खंबे से टकराई। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। लगभग 1.5 लाख की शराब जब्त हुई है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अन्नपूर्णा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तस्कर को पकड़ने में बहुत बड़ी मशक्कत पुलिस की तरफ से, हालांकि फिर भी तस्कर फरार हो गए। हालांकि 1.5 लाख की शराब जरूर जब्त की गई। पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति SUV सफ़ेद रंग की है, उसमें अवैध शराब का परिवहन करके ले जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी का सर्च किया गया और SUV गाड़ी का चालक और उसका एक अन्य साथी गाड़ी को तेज स्पीड में भगा के ले गए और एक्सीडेंट करके गाड़ी वहीं पर छोड़ कर मौके पर फरार हो गए। उनका पीछा किया गया, लेकिन वो दोनों आरोपी भागने में सफल रहे। बाद में XUV गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें करीब 22 पेटी के आसपास बोल्ट बियर और 11 पेटी के आसपास अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की शराब है, जिसमें MD रम, MD विस्की और लंदन फ्राइड शराब है। करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की शराब है और 5 लाख रुपए कीमत की XUV गाड़ी है।
और अब एक अच्छी खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजस्थान के जयपुर पहुंचे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से बात की है एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। बात हुई है पानी विवाद को लेकर। मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के बीच जो नदी के जल को लेकर बंटवारे को लेकर एक बड़ी समस्या है उस पर चर्चा हुई है। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर नदियों के जल के बंटवारे को लेकर ही कुछ निर्णय करेंगी। ये निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा बल्कि इससे लाखों किसानों का जीवन भी बदलेगा। आपको बताएं कि चंबल और उसकी सहायक नदियों पार्वती, काली सिंध और कूनो नदी के पानी बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश आमने सामने हैं। अब राजस्थान ने मध्य प्रदेश से निकलने वाली 4 नदियों को अपनी सीमा में बताया और बैराज बनाकर पानी को चंबल नदी में जाने से रोक दिया है। नहरों के जरिए डाइवर्ट करने की योजना भी तैयार की है। चारों चंबल की सहायक नदियां हैं और इसके लिए पिछले 50 साल की बारिश के आधार पर वर्षा जल ग्रहण क्षमता को आधार मानकर बैराज बनाए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राज्यीय नदियों के लिए बीते 75 वर्ष की बारिश के औसत के आधार पर वर्षा जल संग्रहण क्षमता पर ही बांध या बैराज बनाए जा सकते हैं। सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार और हम मिलकर के हमारी नदियों के जल की राशि का आपस का वर्षों पुराना कोई मामला है जिसमें पार्वती, काली सिंध, चंबल इन नदियों के जल के बंटवारे पे कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा बल्कि लाखों किसानों के जीवन बदलेगा। नई नई विकास की संभावना पर्यटन से लेकर के उद्योग और अनेक क्षेत्रों में नए विकास के दरवाजे खोलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे निर्णयों से ही सरकार की भूमिका भी सिद्ध होती है और जनता में वो लोकप्रिय भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 21 सदी में अमृत महोत्सव का काल चल रहा है तो ऐसे निर्णय लिए जाना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को भी बधाई देना चाहूँगा। वो और हम मिलकर के जल शक्ति मंत्री के माध्यम से हम आज उस निर्णय पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ हमारे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की भूमिका भी बड़ी है। कुल मिलाकर ऐसे अच्छे कामों में सभी का मार्गदर्शन मिले और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, यही चाहते हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। बाबूलाल, मुझे लगता है कि एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास दोनों ही मुख्यमंत्री कर रहे होंगे। क्या कुछ चर्चा हुई, अभी तक कुछ स्पष्ट हुआ है? लग यही रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सहमति की तरफ बढ़ रहे हैं। ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, 13 जिले राजस्थान के, उनमें पेयजल और सिंचाई पानी पहुंचाने के लिए 2017 में तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी उस वक्त लागत थी 37,000 करोड़ रुपया। अब इसकी लागत कोई 55,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो गहलोत सरकार ने भी कोशिशें तो की थी लेकिन वो आरोप लगाती रही कि केंद्र से उसे सहयोग नहीं मिला। लिहाजा अब जब राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है बीजेपी की और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर मोहनलाल यादव के नेतृत्व में वहां सरकार है, और दिल्ली में भी जब मोदी सरकार है, जब तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं तो दोनों राज्यों में और केंद्र सरकार में, तो अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि ईआरसीपी का जो मुद्दा है, मसला है, ये सुलझ जाएगा। और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े दिल के साथ में जयपुर पहुंचे हैं और जिस तरह के बयान उन्होंने एयरपोर्ट पर दिए उससे तो यही लगता है कि दोनों राज्यों के बीच में सहमति बन गई है। अब चीजें कागज पर जब आएंगी, दस्तावेजों पे आएगी तो तभी पता चल पाएगा कि हिस्सा कितना होगा पानी में राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। तो अभी जो है बातें दिल्ली में जाकर के तय होंगी। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मोहनलाल यादव भी हो सकता है दिल्ली चले जाएं और वहां पर बैठ करके एक अनुमान के तौर पर अगर आप बता सके बाबूलाल, चूंकि एक अनुचित पॉइंट भी इसमें बैराज बनाने को लेकर राजस्थान की तरफ से सामने आया था, बताइएगा अगर सुलझ पाएगा मुद्दा तो आखिर आगे आने वाले समय में किस तरह से धरातल पर स्थिति देख पाएंगे? जी देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो एरिया है पूर्वी राजस्थान का, उसमें पार्वती है, परवन है, काली सिंध और चंबल नदियां हैं जो शुरू तो होती है मध्य प्रदेश से लेकिन बह करके आती है राजस्थान में और फिर राजस्थान का भी जो पानी है वो बहा करके वापस मध्य प्रदेश में ले जाती हैं। तो गांधी सागर पर पहले से एक डैम बना हुआ है, गांधी सागर बांध, जिसमें कोटा बैराज बना हुआ है, वहां से भी जो है मध्य प्रदेश में पानी जाता है और राजस्थान को भी इसका पानी मिलता है। और अब एक बड़ी खबर ये आई है कि दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से 15 मिनट बाद में
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मीडिया कर्मियों को सूचना दी जा रही है, तो इसका मतलब ये है चलिए, यानी कि कुल जो मिलाकर सहमति अब बनी प्रेस है उसके कॉन्फ्रेंस का बारे इंतजार में दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से अभी कहा जाएगा कि कहां तक ये मुद्दा पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल बाबूलाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए इंदौर का जिक्र करेंगे, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक में अपने घर का राज खोल दिया है। एक कार्यक्रम में फाइनेंस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में उनकी साख चाहे जितनी भी हो, लेकिन घर पर उनकी साख 3,000 रुपए की है। उनकी पत्नी आज भी उन्हें 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं देती हैं। आगे कहा कि महिलाएं फाइनेंस मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और इसलिए हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है। तो बोलता हूँ कभी कभी मजाक में कि यार किसी भी सरकार के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री महिला के हाथ में है और घरों के अंदर भी महिला के पास ही रहती है, वही घर चलाती है। तो मैं दोस्तों से बोलता हूँ कभी कभी मजाक में कि यार मेरी बाजार में कितनी भी साख हो पर घर के अंदर 3,000 रुपये की है, इसलिए भी 3,000 ज़्यादा देती है नहीं कर तो और वो भी उससे फिर मैंने 3,000 जल्दी ख़त्म कर दिए। तो उनके क्यों तुमने 3,000 ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर दिए? मैंने कहा 4-5 मंदिर में गया था, तो क्या 500 के नोट चढ़ दिए? ठीक है, 50 के 5-7 और रखना चालू कर दिए। मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ फाइनेंस का कि महिलाएं किस तरीके से संभालती है। तो यही कारण है कि फाइनेंस मिनिस्टर महिला है तो भारत की साख। और चलिए बात कर लेते हैं पन्ना जिले की, जहां पर पहुंचे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का एक बार फिर से आरोप लगाया है। कहा है कि प्रदेश में एक तरफ बंटाधार का परिवार है, दूसरी तरफ करप्शन नाथ का परिवार। कांग्रेस परिवारवाद और तुष्टीकरण के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। एक ही परिवार है और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ही परिवार है, वो श्रीमान बंटाधार का परिवार और श्रीमान करप्शन नाथ का परिवार। तो परिवारवाद और तुष्टीकरण में कांग्रेस उलझी है। क्या कर लेंगे जीतू पटवारी? क्या धड़ा है उनके पास? वो भी चुनाव हार करके बैठे हैं। इसलिए ये कांग्रेस केवल अपनी कवायदे हैं जो करती है, तो इसलिए कांग्रेस इनसे उभर नहीं सकती। दुनिया के अंदर 22 जनवरी को इतिहास बना, कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। अरे जनता इन्हें बूथ नहीं, हर जनता के मन से कांग्रेस का बहिष्कार होने वाला है और हो रहा है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इस देश की और दुनिया की। दुनिया में जिससे बन रहा है, ब्रिटेन के अंदर छुट्टी हुई, लोगों ने जुलूस निकाले, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर। दुनिया के अंदर जब जलसा मना, दुनिया ने भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त की और ये कांग्रेसी केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर बहिष्कार किए। और अब ग्वालियर से चौंका देने वाली वारदात। एएसआई की बेटी की शादी चल रही थी और इस शादी समारोह में चोरों की एंट्री हुई है। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर यहां से रफू चक्कर हो गए। शिवपुरी बिचौर में पदस्थ एएसआई की बेटी की शादी में एक नाबालिग और एक बालिग चोर आते हैं। 1 लाख नगद के साथ ही 2.5 तोला सोना पार कर लेते हैं। सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि नाबालिग चोर जेवरात से भरे बैग लेकर सफलतापूर्वक यहां से फरार हो गए। किसी की मदद बैग ही टांगी है, देख कुल्ले कातरे में घुस के निकल रहा है साला। और दमोह की बात करेंगे, जहां बीती रात सड़क हादसा हुआ। इसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना में मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि पेड़ से टकराने के चलते दोनों की मौत हो गई। घटनाक्रम आपको हमने बताया और ये घटनास्थल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों ही कार सवार जिनकी जान नहीं बच पाई। रीवा की बात करेंगे, जहां बीच बाजार युवक पर चाकू से हमला हो गया। 4 की संख्या में बदमाश आए, वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आदतन अपराधियों ने बाजार से घर जा रहे विजय कुशवाहा के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके बाद ये घटनाक्रम, जिसमें अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो 4 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, चाकू से हमला कर वहां से फरार हो गए। तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है।
और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20।